मान लीजिए मेरे पास कुछ शीशियां रखी हुई हैं और मुझे पता है कि इन घोलों में डीएनए के खंड हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि चलो पहली शीशी में जो डीएनए खंड हैं वो कितने लंबे हैं, उनमें कितने क्षारक युग्म यानी कि बेस पेयर्स हैं। आप सोच सकते हैं कि अरे, बस निकाल के गिन क्यों नहीं लेते। पर बात ये है कि ये डीएनए खंड इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखना और संभालना लगभग नामुमकिन होता है। अगर मैं बात करूं किसी बड़े खंड की, जैसे कि कोई 5000 क्षारक युग्मों वाला डीएनए खंड हो, तो वो भी पूरी तरह से खिंचने पर सिर्फ 1 से 2 माइक्रोमीटर लंबा होता है। और चौड़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो और भी सूक्ष्म होती है। यानी ये किसी भी मानव हाथ या औजार से संभालने लायक नहीं है। तो सवाल उठता है, फिर हम इनकी लंबाई कैसे मापते हैं? इसके लिए हम एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे जेल वैद्युत संचलन यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब इस शब्द को समझिए, जेल, क्योंकि इसमें एक जेल माध्यम जैसे एगरोज होता है। इलेक्ट्रो, क्योंकि इसमें विद्युत आवेश लगाया जाता है। फोरेसिस, इसका मतलब है संचलन या गति, यानी हम विद्युत आवेश की मदद से डीएनए को जेल के अंदर प्रवाहित करते हैं। तो इसका पूरा उद्देश्य है कि हम ये जान सकें कि डीएनए के खंड कितने लंबे हैं। हम एक जेल प्लेट लेते हैं और उसे एक बफर घोल में डालते हैं। सबसे सामान्य जेल होता है एगरोस, जो एक प्राकृतिक बहुलक यानी कि पॉलीमर होता है और समुद्री घास यानी कि सी वीड से निकाला जाता है। इस जेल में छोटे छोटे कूप बनाए जाते हैं और हम उनमें डीएनए के प्रतिदर्श भरते हैं। अब ये पूरा जेल बफर में डूबा होता है, जिससे पीएच संतुलित रहता है, ना ज्यादा अम्लीय और ना ज्यादा क्षारीय, ताकि डीएनए पर कोई बुरा असर ना पड़े। अब हम इस पूरी प्लेट पर एक विद्युत धारा लगाते हैं। जिस तरफ हम डीएनए डालते हैं वहां रखते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड। आपको पता होगा कि डीएनए की ऋण ऋणात्मक आवेशित होती है, क्योंकि उसमें फॉस्फेट समूह होते हैं। तो जब हम विद्युत धारा लगाते हैं तो डीएनए धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ खिंचने लगता है। अब एक जरूरी बात सोचिए, क्या छोटे खंड ज्यादा दूर तक जाएंगे या बड़े खंड? आप कह सकते हैं कि बड़े खंडों में ज्यादा ऋणात्मक आवेश होगा, लेकिन उनका द्रव्यमान भी ज्यादा होता है, इसलिए उनका आवेश से द्रव्यमान अनुपात लगभग बराबर रहता है। तो अब बात आती है, कौन आगे बढ़ेगा? जवाब है छोटा खंड, क्योंकि एगरोस जेल एक जाल जैसा होता है और छोटे खंड इस जाल में से आसानी से निकल जाते हैं, जबकि बड़े खंड फंस सकते हैं। क्या होता है थोड़ी देर बाद? मान लीजिए मैंने कुछ समय बाद देखा एक डीएनए खंड बहुत दूर तक चला गया, जिसका मतलब है कि वो छोटा था। एक थोड़ा पीछे रह गया, वो थोड़ा बड़ा था, और एक और पीछे, वो और भी बड़ा था। इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा खंड छोटा, मध्यम या लंबा है। पर क्या हम केवल अनुमान लगाएंगे? नहीं, इसके लिए हम मानकीकृत डीएनए खंडों का उपयोग करते हैं, जिसे डीएनए सीडी या डीएनए लैडर कहते हैं। इसे हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये वो खंड होते हैं जिनकी लंबाई पहले से तय होती है, जैसे 5000 क्षारक युग्म, 1500 क्षारक युग्म, 500 क्षारक युग्म। अब जब हम अपने प्रतिदर्श डीएनए को इस सीडी के साथ जेल में डालते हैं और संचलन होने देते हैं, तो हम तुलना कर सकते हैं। अगर हमारा डीएनए 500 और 1500 के बीच रुका है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी लंबाई उस बीच में है। अब एक सवाल, हम इन्हें देख कैसे रहे हैं? क्योंकि डीएनए बहुत छोटा होता है, उसे आंखों से देखना नामुमकिन है, इसलिए हम उसमें एक अभिरंजक मिलाते हैं, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड। ये एक इंटरकेलेटिंग एजेंट होता है जो डीएनए के क्षारक युग्मों के बीच जाकर बैठ जाता है। और जब हम उस पर पराबैंगनी विकिरण यानी कि यूवी लाइट डालते हैं तो ये चमकने लगते हैं। इससे हमें जेल पर पट्टियां दिखती हैं जो अलग अलग लंबाई वाले डीएनए खंडों का समूह होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, जल वैद्युत संचलन एक अद्भुत तकनीक है जो हमें डीएनए खंडों की लंबाई जानने में मदद करती है। ये प्रक्रिया छोटे खंडों को अधिक दूरी तक और बड़े खंडों को
कम दूरी तक चलने देती है। इथीडियम ब्रोमाइड जैसे रसायन से हम इन्हें दिखाई देने लायक बना सकते हैं और डीएनए सीढ़ी से हम उनकी सटीक लंबाई का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको कभी कोई तस्वीर दिखाई जाए जिसमें डीएनए की पट्टियां जेल में बनी हो, तो अब आप आत्मविश्वास से कह सकते हैं, अरे, ये तो जैव विद्युत संचलन है। मैंने इसके बारे में पूरा समझा है।